अब राजधानी दिल्ली पर आते हैं सर, विपक्ष बार बार यही कह रहे, वो कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री और बीजेपी तो पूरा घी का डब्बा ही पलट देती है। सख्ती के साथ विरोधियों पर कार्रवाई हो रहा है, सबको जेल में डाला जा रहा है, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए, आपकी चैनल सतत प्रचार कर रही है कि बेल मिली है, वो झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी है। मैं आशा करता हूं कि अब के बाद शायद कोई एंकर आपका न बोले। सतत आज तक का प्रचार है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिला है, ये इंटरिम बेल मिला है। और उनकी प्ली क्या थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, मुझे दोष मुक्त कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली मॉडिफाई की गई, क्या की कि हमें बेल दे दीजिए, वो भी नहीं माना। और फिर प्ली मॉडिफाई की कि चुनाव प्रचार के लिए हमें इंटरिम बेल दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो 1 तारीख तक का बेल दिया है, 2 तारीख को फिर से तिहाड़ में जाना है। इसमें इतना एक्साइटमेंट क्या है आज तक को, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, आज तक को कोई एक्साइटमेंट अरे नहीं। बहुत ढेर सारा है, मैं भी तो देखता हूँ ना चैनल, हमारे समर्थक हमें भेजते हैं। अंतरिम जमानत के दौरान जब वो लोगों के बीच जाएंगे, आपको लगता है कि उनको एक सिंपैथी का वोट इससे मिलेगा? जब वो देखिए, जहां जहां वो जाएंगे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। सिंपैथी किस चीज की? एक व्यक्ति एक एनजीओ चलाकर हमेशा कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, जो राजनीति में आ गए। बाद में वो कहते थे हम सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो ले लिया, और बंगलो भी ऐसा बनाया कि जिसमें किसी को वो ले जा नहीं सकते थे, पब्लिक को बाहर जाकर मिलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर कर आप इतनी सारी प्रसिद्धि कमाए, आप स्वयं सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। किस चीज की सिंपैथी मिलेगी, मुझे बताइए। बाहर आते ही उन्होंने एक नई लाइन पकड़ी है, उसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 में रिटायर होंगे, और वो आपके बारे में कह रहे हैं उनको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कल स्पष्ट कर दिया, फिर आज आपके सामने आपकी चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं, 29 तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, और 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखिए 3 मुद्दे सर जो विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है, उन तीनों पर मैं आपसे एक एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भ्रष्टाचार पर एक छवि थी बीजेपी की, क्या उसको डेंट लगा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर वो बार बार आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, ऐसा कौन कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भ्रष्टाचार हुआ है? वो विपक्ष का कहना है कि जिन कंपनियों से आप पर जांच चल रही थी, वो कंपनियां बीजेपी को पैसा दे रही है। देखिए, अब मैं बताता हूँ, विपक्ष अगर ये कहता है, राहुल गांधी शब्द प्रयोग करते हैं, आप थोड़ा संकोच से नहीं करती है, मगर मैं ही कर देता हूँ, कि दुनिया का सबसे बड़ा उगाही का स्कैंडल है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से बात करना चाहता हूँ कि 6000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और 6600 करोड़ इंडियन अलायंस को मिला है। तो आपने भी 6600 करोड़ की उगाही की है क्या? किस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं? ऑफिशियल चेक से रिजर्व बैंक में पैसा गया है, बॉन्ड निकला है, और बॉन्ड पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट में जमा करा है। उगाही का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और हमसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारी 13 सरकारें हैं, उनकी 2 सरकारें हैं। हमारे 303 सांसद है, उनके 35 सांसद है। हमें 6000 करोड़ मिला, उनको 1500 करोड़ मिला है। अनुपात में देखें तो कांग्रेस को 9000 करोड़ रुपया मिला है, मगर वो महाशय इसका जवाब ही नहीं देते हैं, ना आप उनको पूछते हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो इंटरव्यू दें, जिस दिन देंगे जरूर उनसे पूछेंगे, लेकिन प्रश्न वहीं पर आके रुकता है कि जिन कंपनियों की जांच हो रही है सर, वहां से अगर पैसा आता तो उसको वो इशू बना। देखिए, आज चुनाव चालू हो गया है जी, अब बॉन्ड तो बंद हो गए, तो चुनाव स्वाभाविक रूप से कैश चंदे से चलता होगा, वो कंपनियों की भी जांच चलती होगी। कम से कम बॉन्ड से चुनाव और राजनीति में कैश का प्रभाव समाप्त हुआ था। अभी के दौरान में उस पर रोक लगने के बाद अब कैश से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बारे में पता नहीं चल तो कैसे होगा? चेक तो बंद कर दिया।
फिर क्या तरीका है सरकार के? वो तो तो अब अगर आपकी वापसी होती सुप्रीम है, कोर्ट ने सोचना पड़ेगा। कोई जाएगा सारे बैलेंस शीट पार्टियों के लेकर? आपने तो केस को बढ़ोतरी कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना है। वापसी अगर आपकी सरकार की होती है तो आप इसको टेकअप करेंगे, क्या देखिए, करेंगे? मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी बहस संसद में होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा सर जिस पर वो घेर रहे हैं बार बार है वो है आपका और जेडीएस का जॉइंट कैंडिडेट जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को लेकर। उनका कहना है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वो भाग गया, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या कर रहे हैं उस पर, और दूसरा किस तरह से आप इस पूरे केस को देखते हैं, क्योंकि इस पर वो घेर रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, आप मुझे बताइए, कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कर्नाटक सरकार के। किसको अरेस्ट करना था उसको? अब उल्टा हमें सवाल पूछ रहे हैं। और मैं स्पष्टता पूर्वक कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं, जब तक वोकलिगा बेल्ट का वोटिंग नहीं हुआ, उनके पास सूचना होने के बावजूद उन्होंने रेवन्ना पर कोई कदम नहीं उठाया, उनको भाग जाने दिया, क्योंकि वो डरते थे कि हमारी वोकलिगा वोट बैंक पर नाराजगी आएगी, और फिर बाद में शोर शराबा कर रहे हैं। मैंने दूसरे दिन ही स्पष्ट किया था मेरी पार्टी की ओर से कि कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और तत्काल उठाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। उसको वापस लाने के लिए कुछ कदम उठाया जाएगा? अभी क्या? तक इन्होंने कोई दरखास्त नहीं भेजी है, ये सेकंड तक। कर्नाटक सरकार। अब सर अगला आते हैं जो इकोनॉमिक अफेयर्स काउंसिल जो पीएफ जो आर्थिक सलाहकार परिषद है प्रधानमंत्री का, वो एक रिपोर्ट लेकर आई। और फिर तीसरा हमला विपक्ष का यही है कि जैसे चुनाव के बीचों बीच आप लोग डर गए तो आप लोग मंगलसूत्र लेकर आए, ये रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट कहती है कि 43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और 7.8% हिंदुओं की। तो कह रहे हैं कि ये भी एक तरीका है। नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या देश की डेमोग्राफी इतने गलत अनुपात में बढ़ना या कम होना ये देश में चुनाव के वक्त बहस का मुद्दा है या नहीं है? और कांग्रेस क्यों डर रही है? मुसलमान नहीं बोल रहे, कांग्रेस क्यों बोल रही है? भाई, ये फैक्चुअल डेटा है, मैं तो मानता हूं इस पर बहस होनी चाहिए। और कांग्रेस को क्या डर है? बहस से क्या डर है? वो भी जवाब दे कि नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ने दो, हमें क्या आपत्ति है, बोलिए आप। पिछले 65 सालों का डेटा है ये, 2015 तक। पिछले 65 साल का डेटा है, मगर हर साल का ब्रेकअप भी है, हर 10 साल का ब्रेकअप भी, 1 दशक का ब्रेकअप है अंदर। अब आते हैं 4-5 राज्यों पर जहां से ये तय होगा कि आपकी सरकार वाकई 370 और 400 पार कर पाएगी या नहीं। यूपी में सर कितनी उम्मीद है? देखिए, पिछली बार जब चुनाव में इंटरव्यू किया था आपका, तो आप बीजेपी के अध्यक्ष थे और 71 सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वो फिसली जब गठबंधन हुआ। इस बार कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन है, आपको क्या लग रहा है? क्या आपकी स्मृति में जरा ताजा करा दूं, गत चुनाव में कांग्रेस, अखिलेश, मायावती और आरएलडी का गठबंधन था। इस वक्त आरएलडी हमारे साथ है, बहन मायावती अलग लड़ रही है और ये 2 लड़के लड़ रहे हैं। ये 2 शाहजादे 2017 में भी इकट्ठा लड़े थे और सुपड़ा साफ हो गया था। हम 325 सीट जीत कर आए थे। यूपी में इस बार हमारी सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो जो 62 वाला था 19 का नंबर, या जो 71 था आपका एनडीए के साथ 73-14 वाला? देखिए, अभी 7 चरण में चुनाव है, एकदम फाइनल आकलन तो कह नहीं सकते, परंतु हम 65 सीटें प्राप्त करे थे एनडीए गत चुनाव में, इस बार हम 65 से आगे जाएंगे। बंगाल के समीकरण पर आते हैं सर। 18 से आप दम भर रहे हैं 25 का, लेकिन कैसे हो? क्योंकि बहुत दिलचस्प है, गर्मी की बात हो रही है कि थोड़ा उदासीन है बिहार की जनता वोटिंग में, लेकिन वही बंगाल में 70% पार जा रहा है नंबर। इसको कैसे रीड करें? बंगाल में भी गत चुनाव के अनुपात में कम हो रहा है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बंगाल में 30 तक भी जा सकते हैं, 25 मिनिमम, 30 तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन जहां पर पिछली बार आपके साथ गए भी थे हम लोग नॉर्थ पश्चिम बंगाल में सर, जहां पर अच्छी पैठ थी, वहां पे क्या सीट कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि पहले पवन सिंह को उतारा आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, फिर SS अहलूवालिया को भेज दिया, फिर दुर्गापुर की सीट में आपको किसी और को भेजना पड़ा। तो ये लग रहा है क्या कि वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कंफ्यूजन आएगा? पार्टी कई बार नाम घोषणा करने के बाद पुनर्विचार करती है, कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार होता है ऐसा। आते हैं सर महाराष्ट्र पे, जिसमें इलेक्शन पंडित मान रहे हैं कि सबसे मुश्किल आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि व्यूअर भी, जो वोटर है वो भी कंफ्यूज्ड है कि असली शिवसेना कौन, नकली कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, और बाकी 2-3 पार्टियां तो है ही। तो ये 5-6 पार्टियों के इस महाभारत में कैसे आप लोग वहां? देखिए, हम हमारे तीनों साथी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अभी वहां पर भी छठे चरण तक चुनाव है, एकदम नंबर्स का आकलन नहीं कर सकते, मगर मैं मानता हूं महाराष्ट्र हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं, चिंता का कारण नहीं है।